अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों ने पढ़ना है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19। ये वैसे तो लेंथी चैप्टर है बड़ा, लेकिन हम लोगों ने इस लिहाज से नहीं पढ़ना। हमने लोगों ने थोड़ा एनईटी के लिहाज से पढ़ना है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें से माइनस हो जाएंगी बस, क्योंकि वो चीज़ें थ्योरी के लिहाज से आती हैं। वो चीज़ें आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा ये क्यों होता है, वही उसके MCQ में आ सकता है कि ये इसकी रीज़न क्या थी। बाकी आप लोगों ने एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेनी है ताकि जो चीज़ें मैं बताते हुए रह जाए आपको उसमें कवर हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बताऊँ। अच्छा, सबसे पहले एक MCQ है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कंसिस्ट ऑफ, ये सारे MCQs हैं, कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स जिनकी एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होती है, E=HF। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनालिसिस, कॉम्पटन्स इफेक्ट और रिलेटिव मोशन। अच्छा, इसके अंदर एक MCQ आता है कि अर्थ इज़ एन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके अंदर ये बात है कि अर्थ को हम कंसिडर करते हैं इनर्शियल फ्रेम, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन हो, जिसके अंदर कोई भी रिलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो उसकी मोशन की वजह से। मतलब अगर एक बॉडी है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो सकती। इनर्शियल फ्रेम वो होता है अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ना किसी, मैं उस पर ब्रेक लगाऊंगा तो उसके अंदर एनर्जी एक्ट करेगा और बॉडी आगे जाएगी, मतलब उसको वो करेगी, रेजिस्ट करेगी। लेकिन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा नहीं होता। इनर्शियल फ्रेम के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पे होती है बॉडी। अब अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है? क्योंकि अर्थ किसी एक्सेलरेशन के साथ रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी और सन के अलॉन्ग भी। लेकिन हम उसको इनर्शियल फ्रेम क्यों कंसीडर करते हैं? हम उसको इनर्शियल फ्रेम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि अर्थ पे खड़े होते हुए हमें उसकी एक्सेलरेशन का इतना इफेक्ट नहीं पता चलता। हमें क्यों नहीं पता चलता? अगर हम किसी बॉल को उछालें ऊपर की तरफ तो वो हमारे हाथ में ही नीचे आएगी, तो अर्थ की रेवोल्यूशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं अपने लिए। लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ से बाहर चली जाए फिर वो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेगी, क्योंकि उसको फिर उसकी मोशन का फ़र्क पता चलेगा। जिस तरह अगर कोई बाहर से मेटेरॉइड आता है और अर्थ को वो टच होने के, अर्थ कोई उसकी स्पीड स्लो है और वो कोई 3 साल के अंदर अर्थ को अप्रोच कर रहा है, उस वक्त अर्थ की पोजीशन कोई और होएगी और 3 साल बाद अर्थ की पोजीशन कोई और होएगी, जिसकी वजह से उसको मिस करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम की डिस्कशन थी। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जिसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, और नॉन इनर्शियल जिसमें कोई ना कोई बॉडी की एक्सेलरेशन होती है। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी किसने थी? ये दी थी न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? ये MCQ आया था NET 1 के अंदर, NET 1 के अंदर आया था। ये दी थी आइंस्टाइन ने। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है और 2-3 दफ़ा आ चुका है। मतलब हर NET में आता है, लेकिन हर NET में डिफरेंट होता है ना। अब एक क्वेश्चन बैंक बनता है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा वही क्वेश्चन है उसके अंदर से, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये हमें पता चल गया ये उनके क्वेश्चन बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब किसी ना किसी बंदे के पास ये MCQ आ सकता है अभी भी NET 4 के अंदर। NET को क्रैक करने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप लोगों को तीनों NET के क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वही होता है, कंप्यूटर ने उसी क्वेश्चन बैंक के अंदर से क्वेश्चन उठाने। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इनके क्वेश्चन बैंक का, अब आपकी किस्मत क्या पता आपके पास भी यही सवाल आ जाए। और मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर थोड़े बहुत इस तरह के सवाल बताए थे जो बच्चों ने बोला है कि उनके NET के अंदर सेम एज इट इज़ वही सवाल आए थे। तो इस वजह से पास्ट पेपर NET के बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भेजे हैं ना, एक OETP की बुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर के हैं। वो आप लोग अटैम्प्ट करो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। वो बेशक रट लो, इसके थोड़े से ही MCQ हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह रट लो ना तो आपके तकरीबन 60-70 उसमें से ही आ जाएंगे।
20-30 तो कन्फर्म आते हैं उसमें से। इंग्लिश के वर्ड्स भी काफ़ी उसमें से आ जाते हैं। फिर इसके बाद है ब्लैक बॉडी की डिस्कशन। ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल रेडिएटर और अब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर और एमिसिव पावर 1 होती है, 1 पावर होती है इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के, इतनी 1 मैक्सिमम पावर होती है, रेशो होती है असल में ये, और ये 1 मैक्सिमम होती है और सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक बॉडी की। लमन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें क्या पता चला था, लैम्डा मैक्स इज़ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसका ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या है, वो ये बताता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो नई रेडिएटिंग रेज़ होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती रहती है और उसका लैम्डा कम होता रहता है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट लैम्डा और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर टी बढ़ रहा है तो लैम्डा कम हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है तो टी बढ़ रहा है। इसको याद करने का तरीका है 2.9 के बाद क्या आता है 3, तो 2.9 की पावर -3 मीटर केल्विन। फिर इसी के अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन, जिसको लॉ कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि एनर्जी, इसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल होती है टी की, प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 के। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को 2 टाइम्स बढ़ा दूं तो उसकी एनर्जी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, एनर्जी 16 टाइम बढ़ जाएगी। ये फ़र्क पड़ता है, ये MCQ है NET 1 का। और इसके अंदर डायरेक्ट जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो सिग्मा आता है, और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर के -4। इसको हम कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। फिर कुछ लॉज आए थे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ और मैक्स प्लैंक्स लॉ। अब जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए था। इसको याद करने का तरीका है 5, 6, 7 और फिर पावर में -8। जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, और रेले जीन्स लॉ था लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, लॉन्गर वेवलेंथ। और मैक्स प्लैंक ने दोनों वेवलेंथ को मिक्स करके मतलब एक ऑप्टिमम लॉ दिया था जो कि एक्सेप्टेबल था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए भी। उसके बाद आप लोगों को ये वाला फार्मूला आना चाहिए, मोमेंटम इक्वल्स टू h/π और लैम्डा। फिर जब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है मैटर के साथ तो 3 तरह के फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। अगर एनर्जी 0.1 से छोटी हो तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर 0.1 और 1 के बीच में हो एनर्जी तो होता है कॉम्पटेंस इफेक्ट, और अगर 1 से ग्रेटर हो तो होता है पेयर प्रोडक्शन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है जब हम किसी खास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मेटल पे इंसिडेंट कराते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह अगर हम क्या नाम है हीट को किसी मेटल पे, जिस थर्मियोनिक एमिशन के अंदर हीट करते थे ना तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इसी तरह जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं उसके ऊपर तब भी एनर्जी उसके ऊपर जा रही है, कोई एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर जा रहा है। अगर वो स्पेसिफिक
फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की एनर्जी या उस जितनी एनर्जी होएगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर तो ज़्यादा की एनर्जी होएगी तो जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड थी निकलने के लिए वो कंज्यूम करेगा और बाकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और अगर उतनी एनर्जी होएगी तो सिर्फ वो निकलेगा बाहर और फिर उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होएगी। इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी इंटेंसिटी के। करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लेकिन उसका पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके इक्वल होता है? उसकी एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के, ये कांस्टेंट है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी के। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो होती है लाइट, वो पार्टिकल नेचर की नहीं होती, उसके अंदर वेव नेचर भी वो वेव नेचर भी होती है। इससे हमें डुअल नेचर ऑफ लाइट पता चलती है। पहले हमें पता था कि लाइट के अंदर वेव नेचर है, लेकिन इस क्या नाम एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। और किससे पता चला था? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो ये MCQ भी आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स। ये ECAT का सवाल है और NET में भी आया था। तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है इलेक्ट्रॉन की। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे उससे हमारे पास उसका करंट तो इंक्रीज़ कर रहा था लेकिन पोटेंशियल पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिससे लेकिन अगर इसकी वेव नेचर हम कंसीडर कर रहे होते तो उससे उसकी वोल्टेज पे भी फ़र्क पड़ना था उसकी इंटेंसिटी से, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी वोल्टेज की वजह से, जिसकी वजह से हमें पता चला इसके अंदर पार्टिकल नेचर है। फिर इसके अंदर फार्मूला एक हम टर्म पढ़ते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डायोड, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है? फाई से और HF माइनस काइनेटिक एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन की होगी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें बस क्या पता होना चाहिए, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। अगर हमने वोल्टेज बढ़ाना होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क डन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू remove an electron from the surface of an atom is called work function। और एक इसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ को कंसीडर करें लैम्डा को, तो उसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो वेवलेंथ होती है अगर तो इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, और कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। ये आएगा यहाँ पे मैक्स, कट ऑफ वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट का जो MCQ आता है वो ये आता है कि कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, ज़ीरो कब होती है, फार्मूला क्या होता है और इसके उसका यूनिट क्या है कॉम्पटन वेवलेंथ का। ECAT NET के अंदर इसके तीनों NET के अंदर इसका सवाल आया था मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कब होती है। इसका पहले तो फार्मूला होता है ये, और इसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। सॉरी एक मिनट
इसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू होती है 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और ये मैक्सिमम होती है 180 पे, मिनिमम होती है 0 पे, और इक्वल्स टू कॉम्पटन वेवलेंथ होती है 90 पे। इसके अंदर पुट करते रहो, आपके पास आंसर आता रहेगा। मैं 180 वाला करा देता हूँ। 180 डाला 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाय m0c। तो ये मैक्सिमम होती है 180 पे, 90 पे इक्वल्स टू दिस होती है, और 0 पे 0 हो जाती है, मिनिमम होती है। और कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, के ये डिस्क्रीट उस पैकेट से बन के मिलती है लाइट, जिसको हम फोटोन कहते हैं। फिर पेयर प्रोडक्शन, अगर एनर्जी हमारे पास 1.02 या इससे ज़्यादा की हो तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होती है। पेयर प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। जब एक ख़ास एनर्जी का फोटोन किसी एटम या न्यूक्लियस के ऊपर जाके पड़ता है तो वो कन्वर्ट कर जाता है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। और क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करना होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर बनता है। दोनों के सेम ऑपोजिट चार्ज होता है और फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है HF = 2m0c²। m0 क्योंकि दोनों का मैस सेम है तो इस वजह से इन दोनों का वो भी सेम होगा मोमेंटम। एक रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और इस इफेक्ट को, पेयर प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसी का रिवर्स होता है एनहाइलेशन ऑफ एनर्जी, एनहाइलेशन ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या होता है? पहले हमने एनर्जी से, किसी खास एनर्जी के फोटोन से प्रोड्यूस क्या कराया था? हमने प्रोड्यूस कराया था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब हम दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से प्रोड्यूस कराएंगे दो फोटोन। दो फोटोन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है। एक उसकी एनर्जी होती है 0.51 और इसकी भी 0.51। दोनों तरफ से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। ये इधर चार्ज टोटल 0, इनका होता ही 0 है। इन दोनों को ऐड करो 1.02 बनेगा, इन दोनों को ऐड करो 1.02 बनेगा। तो दोनों तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। और एंटी मैटर, फिर आता है एंटी मैटर। हर पार्टिकल का एंटी मैटर होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये डायरेक्ट ने डिस्कवर किया था। ये भी MCQ आया था NET के अंदर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ये भी NET के अंदर MCQ आ चुका है। तो आसान सा है, पॉजिट्रॉन। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाइलेशन के अंदर। प्रोटॉन का क्या है? एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को क्या है? एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो को क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। और अर्थ का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थ का क्या है? अर्थ का है ब्लैक होल। फिर डी ब्रॉगली की आपको पता होनी चाहिए। डी ब्रॉगली ने ये वाला फार्मूला दिया था H/mv, जिससे हमें क्या पता चलता है? लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। लैम्डा इन सब के डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड हैज़ सच अ स्मॉल वेवलेंथ दैट इट्स वेव इफेक्ट सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। डी ब्रॉगली की इस हाइपोथेसिस से हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैस बहुत कम होता है और वेलोसिटी भी बहुत कम होती है, उनके अंदर डुअल नेचर ऑफ वो प्रोड्यूस होती है। जिस तरह का इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर हम पार्टिकल नेचर भी देखेंगे, वेव नेचर भी देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी मैस बढ़ता रहेगा, हमारा मैस बढ़ता रहेगा, हमारी वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कम होती रहेगी। जिस तरह हमने अगर अपने अंदर देखें, हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर अपने अंदर देखें तो हमारे के अंदर दोनों ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन एज अ होल क्योंकि हमारा मैस बहुत ज़्यादा है तो हमारे अंदर वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये डी ब्रॉगली ने हमें अपनी हाइपोथेसिस से बताया था।
फिर हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे नहीं निकाल सकते। अगर हमने पोजीशन निकालनी होगी तो हमें मोमेंटम नहीं पता चलेगा उसका, मतलब उसकी स्पीड की स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। मोमेंटम का बेसिकली मतलब स्पीड होता है, उसका मैथ हमें पता ही होता है। अगर हम उसका मोमेंटम निकालना चाहेंगे कि स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है तो हमें उसकी पोजीशन का नहीं पता चलेगा। तो हेज़नबर्ग ने हमें ये बताया था और इसके प्रिंसिपल आगे मतलब बेसिकली इसके प्रिंसिपल का आउटपुट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन इज़ इक्वल टू एच। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इसका वो है सॉल्यूशन। इक्वल ही होता है, अप्रॉक्सीमेट हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम मोमेंटम बढ़ाएंगे ये कम होता रहेगा, लेकिन आएगा हमेशा इनका प्रोडक्ट एच के इक्वल। अगर मैं उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा हूँ तो इसकी कम हो जाएगी, लेकिन आएगी किसके इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट एच के इक्वल ही आएगा। ये किसने बताया था, हेज़नबर्ग ने बताया था। और इसी को उसने एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया था एनर्जी और टाइम से, कि अगर हमें एनर्जी पता चलेगी तो हमें उसका टाइम नहीं पता चलेगा कि किस टाइम पे या किस टाइम पे वो कहाँ पे था। है वो यही चीज़ कि किस टाइम पे वो कहाँ पे था, ये सेम चीज़ है दोनों। इन दोनों का यूनिट भी एच के इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट भी एच के इक्वल होगा। और एक और चीज़ है एच, ये इसको हम कहते हैं एच कट। गौर से देखना है वहाँ पे एनईटी के अंदर का ये वाला एच दिया होता है, लोग समझते हैं ये वाला एच है, इन दोनों की वैल्यूज़ में चेंज है। ये वाला एच इक्वल होता है एच कट इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई। असल में हमने जो इसके अंदर इसकी वैल्यू के अंदर 6.66 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है ना। हमने ये 63 को 1 रिड्यूस टू 1 करने के लिए 2 पाई से डिवाइड कराते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली एच जो कट होता है अप्रॉक्सीमेटली ये 1 इंटू 10⁻⁻34 के इक्वल होता है। इस वजह से ये रिड्यूस फॉर्म है एच की और इसका ये वैल्यू होती है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आ चुका है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू उसने पूछी हुई थी और ये भी आपको याद होना चाहिए। और हेज़नबर्ग ने बोला था कि इस चीज़ से कम इनकी मोमेंटम और इनकी अनसर्टेनिटी या इनका प्रोडक्ट नहीं हो सकता। हमेशा हमें अगर फाइंड करनी है तो इस जितनी तो होनी ही चाहिए। या इस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी वेव्स आती हैं और सबसे लास्ट में कौन सी आती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। फिर आती हैं माइक्रोवेव्स, फिर आती हैं इंफ्रारेड, फिर यूवी, फिर ये विजिबल लाइट, फिर यूवी, फिर एक्सरे और फिर गैमा रेज। गैमा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम वेवलेंथ। इन दोनों के अंदर ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, इसका लैम्डा सबसे कम होता है। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है। और जब ये विजिबल लाइट स्प्लिट होती है तो विजिबल लाइट स्प्लिट होती है सबसे पहले आते हैं रेड, इसको उल्टा विबग्योर, इस तरह विबग्योर जो हमने पढ़ा है ना, वायलेट की सबसे ज़्यादा, फिर आई, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। रेड की सबसे कम एनर्जी, वायलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और एक्स रे की जो वेवलेंथ होती है इसकी ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो गया और आप लोगों के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एंट्री टेस्ट की तैयारी, फिज़िक्स मैथ जो हमने बोला था पूरा करा दिया। अब आप लोगों का बस एनईटी होना है, जिसका वो सारा कुछ देख के जाए, एक दफ़ा रिवीजन करके जाए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाए।